सभी का स्वागत है। आज हम अपने पॉलिटी के इस लेक्चर में स्थानीय स्वशासन देखेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखेंगे और इसके जो है ऐतिहासिक विकास क्रम को समझते हुए कौन सी समिति के द्वारा इसका निर्माण किया गया, कौन सी समिति के सुझाव पर, उसके अलावा संविधान में कौन सा संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, कौन सा भाग जोड़ा गया, किस अनुच्छेद के तहत ये आता है, और उसके बाद जो पंचायती चुनाव कराए जाते हैं वो चुनाव को कराने के लिए जो संवैधानिक संस्था है उसका नाम क्या है, उसका गठन कौन करता है। इससे संबंधित 4-5 प्रश्न भी देख लेंगे जो कि सामान्यतः परीक्षाओं में फेमस प्रश्न है, मतलब पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। तो चलिए यहाँ पे हम स्थानीय स्वशासन का मतलब समझ लेते हैं। पहले मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं, तो क्या है वो चीज़ पहले वो देखते हैं, उसके बाद क्रमशः सारी चीज़ें देखेंगे। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ अगर देखा जाए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की संरचना है, ठीक है। ऊपर सेंट्रल शासन करता है और मध्य स्तर पे राज्य शासन करता है और निम्न स्तर पे आपका पंचायतें होती हैं, नगर निगम पंचायतें होती हैं। तो इस क्रम में ये तृतीय स्तर का है, सबसे निम्न स्तर का शासन। इससे पहले हमने सेंट्रल और स्टेट देख लिया है, बाकायदे बहुत डिटेल में देखा है पिछली वीडियो में, आप देखेंगे तो उसमें सारा कुछ बहुत अच्छे से बताया जा चुका है। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं तथा इससे ये समझ आता है कि राजनीतिक शक्ति का विकास जो होता है, राजनीतिक शक्ति का जो विस्तार होता है वो आम आदमी तक पहुँचाना होता है, जिससे कि स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सकें स्थानीय लोग। अब इसको आप ऐसे समझिए कि इसका अर्थ ये होता है कि जो स्थानीय चीज़ें होती हैं, स्थानीय शासन होती है, स्थानीय व्यवस्था होती है, उसके विषय में स्थानीय लोग ज़्यादा जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, आप किसी कस्बा से बिलोंग करते हैं, किसी शहर से बिलोंग करते हैं, तो कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, सपोज करिए कि कोई बाहरी व्यक्ति आता है, IAS बन के वहाँ पर आता है, तो जो क्षेत्रीय समस्याएँ होती हैं, क्षेत्रीय जो चुनौतियाँ होती हैं, उनके विषय में आपसे बेहतर वो नहीं जानेगा, ठीक है। आपको उनके विषय में बेहतरीन जानकारी होगी। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के इस प्रकार की व्यवस्था की संकल्पना लाई गई थी कि स्थानीय लोगों की अगर मदद मिल जाए, स्थानीय लोगों को अगर शासन में शामिल कर लिया जाए, तो न केवल लोगों की जो है सहभागिता बढ़ेगी शासन में, जवाबदेहिता बढ़ेगी, बल्कि इसके साथ साथ ही जो शासन का विकेंद्रीकरण भी होगा। शासन का विकेंद्रीकरण का अर्थ हुआ कि शासन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता होगी और ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जाएगा। शक्ति का एकीकरण, शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। स्थानीय शासन में, स्वशासन में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था की संकल्पना की जाती है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम, और सहभागिता मूलक लोकतंत्र की बात की जाती है, ठीक है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात की जाती है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम की बात की जाती है यहाँ पे। तो इसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से शामिल होती हैं। पहला चीज़, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था की मूल होता है इसमें स्थानीय स्वशासन के, और सहभागिता की बात की जाती है, यानी कि स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में शामिल करना। उसके बाद अब इसका थोड़ा सा विकास क्रम देख लेते हैं। विकास क्रम की अगर हम बात करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि विकास कैसे हुआ, तो चोल साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य की अयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की झलक देखने को मिलती है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है बहुत सारी परीक्षाओं में, चोल साम्राज्य और विजयनगर, ठीक है, ये दक्षिण भारत के राज्य हुआ करते थे। तो यहाँ पर क्या होता है, स्थानीय स्वशासन की हमें झलक मिलती है। बहुत ही कमाल की बात है कि हमारे यहाँ जब कि कहते हैं विश्व के कि हाँ लोकतंत्र का, अमेरिका में पहली बार लोकतंत्र स्थापित हुआ, लोकतंत्र का निर्यातक कहा जाता है अमेरिका, लोकतंत्र का रक्षक कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में जो भी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं, हमें समझ लेना चाहिए कि हज़ारों साल पहले, उनसे भी हज़ारों साल पहले ही हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, हमारे यहाँ गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। हमारे यहाँ वैशाली, वज्जी, ये सब संघ ऐसे थे जहाँ पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, संघात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकतंत्र कोई बाहरी विचारधारा नहीं है, बल्कि हमारी ही विचारधारा है, उसका विस्तार हुआ था। तो ये अलग बात हो गई। फिलहाल चोल और विजयनगर में ही इसकी झलक देखने को मिलती है। अब अगर हम आधुनिक काल की बात करते हैं कि हाँ आधुनिक काल में इसका कहाँ पे देखने को मिलता है, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, संवैधानिक विकास क्रम की हमारी वीडियो है, उसमें सारे एक्ट के बारे में, अधिनियम के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है प्रश्नों के माध्यम से। तो 1773 में
रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। इसमें गाँव के लिए जमींदार नियुक्त किए गए जो पंचायतों से स्वतंत्र एवं सरकार के प्रति जवाबदेह होते थे। उसके बाद रिपन आता है 1882 में। ठीक है, 1882 में रिपन। तो रिपन में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा गया रिपन ने। ठीक है, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया गया। यह पहला अवसर था जब स्थानीय शासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। स्थानीय शासन के लिए निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। कब आया? 1882 में रिपन के समय। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। स्थानीय स्वशासन का इसे जनक कहा जाता है। ठीक है, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में दोहरे शासन व्यवस्था की गई। स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में सूची के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, उसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसे और व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया और मजबूत बनाया गया। चूंकि 1935 के अधिनियम से बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ हूबहू संविधान में रख ली गई थी, तो स्थानीय स्वशासन को भी यहाँ तक काफ़ी मजबूत कर दिया गया था, जो 1882 से प्रारंभ हुआ था रिपन के समय में। ठीक है, अब देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद की स्थितियाँ क्या होती हैं। तो इसमें क्या किया गया कि संविधान में स्थानीय स्वशासन के संबंध में दो अलग अलग विचारधारा में लोग बट गए। पहले एक ऐसी विचारधारा को लोग सपोर्ट कर रहे थे कि स्थानीय स्वशासन को चाहते थे, दूसरे ऐसे लोग थे स्थानीय स्वशासन को नहीं चाहते थे। तो स्थानीय स्वशासन को चाहने वालों के क्रम में, चूंकि ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन को चाहने वाले के क्रम में जिनका मानना था कि गांव सबसे छोटी इकाई होनी चाहिए शासन व्यवस्था की, जहां से ही शासन का प्रारंभ होना चाहिए, तो इसमें शीर्ष पर थे महात्मा गांधी जी आपके, और यही प्रतिपादक थे मुख्य रूप से। और इनके समर्थकों में दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लाला लाजपत राय जी, ये शामिल थे। विरोध में देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थानीय स्वशासन के विरोधी थे, ये नहीं चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन लाया जाए। ठीक है, तो ये दो गुट हो गए, ये पूछा जाता है सामान्यतः। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं हमारे यहाँ डीपीएसपीस, ठीक है, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 में के तहत प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाएंगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन की बात की जाती है, जो है यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जाती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। उसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1950 से 92 तक धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से संविधान में 73वां संशोधन किया जाता है। ठीक है, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, संवैधानिक संशोधन लाया जाता है सॉरी, और इसमें स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है इसके द्वारा। लेकिन उससे पहले 92 तक पहुंचने से पहले, यानी कि 1992 तक पहुंचने से पहले की जो विकास यात्रा है, उसको समझने के लिए हमें कुछ समितियों को चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि किस समिति के सुझाव पर स्थानीय स्वशासन का निर्माण किया गया या स्थानीय स्वशासन जैसी व्यवस्था लाई गई। इनमें सबसे पहला आता है बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में 1957 में इनकी अध्यक्षता में, किसकी, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई। नवंबर 57 में समिति ने रिपोर्ट सौंप दी। इन्होंने त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात की। उनमें क्या था? इन्होंने कहा कि जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ठोस तरीका पंचायती राज को माना और कहा कि पंचायती राज ही ऐसा है जिससे जन सहभागिता बढ़ाई जा सकती है। तो इनकी बात को मान लिया गया और ग्राम स्तर पर, खंड ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे ये पंचायतों के तीन स्तर भी बताया गया कि पंचायतों का ये स्तर होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है पंचायती जो व्यवस्था मानी गई किसके, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या थी? सुपर कैबिनेट भी इसे बोला जाता है। तो इसका काम होता था कि जो योजनाएं थी उनको जो है मंजूरी देना, अप्रूवल देना। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पीछे थोड़ा बहुत, आप उसमें ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ठीक है,
अब बात करते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति के आधार पे क्या हुआ कि 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, 1959 को नागौर जिला राजस्थान में, राजस्थान का नागौर जिला है, ठीक है, नागौर का राजस्थान जिला है। यहाँ पर प्रधानमंत्री उस समय के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के राजस्थान में इसका उद्घाटन किया जाता है त्रिस्तरीय पंचायत की। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को ही आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में, महबूबनगर जिला है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, महबूबनगर जिला आंध्र प्रदेश में, यहाँ भी त्रिस्तरीय पंचायत विकास खंड की शुरुआत की गई। तो यह हमारे यहाँ प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद 2 और समितियाँ महत्वपूर्ण हैं इस संदर्भ में। वो है, पहली है अशोक मेहता समिति, दूसरी है अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977, ठीक है, दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता का गठन किया गया। इनकी अध्यक्षता में 78 में इसने अपना रिपोर्ट सौंपा। पंचायत व्यवस्था है तो द्विस्तरीय मॉडल इन्हें अपनाने की बात कही, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि द्विस्तरीय मॉडल होना चाहिए। बाकी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का इन्होंने बात किया था, क्योंकि संवैधानिक दर्जा देने के बाद क्या होता है कि और मजबूत हो जाती हैं। पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव के 6 महीने की अवधि में ही हो जानी चाहिए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जगह की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्तों पंचायतों में चुनाव आयोजित करवाने चाहिए, ऐसा इनका सुझाव था। किसका था? अशोक मेहता का था, ठीक है। उसके बाद अगला आता है GV.K. राव समिति। देख कभी कभी मिलान करने को पूछ लेता है या पूछ लेता है कि निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है या स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। GV.K. राव, राजीव गांधी जी की सरकार के समय GV.K. राव समिति जो है, राजीव गांधी जी के सरकार के समय 1985 में इसका गठन किया गया, ठीक है। उद्देश्य था ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित ढांचे की समीक्षा करना। योजना निर्माण में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को घातक बताते हुए योजना के विकेंद्रीकरण की बात कही। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण आप थोड़ा सा इस चार्ट से समझने की कोशिश करिए। जब केंद्र की तरफ उन्मुख हो, यानी कि सेंट्रल में केंद्र हो, कोई भी योजना बनाई जा रही, कोई विकास कार्य हो रहा, केंद्र सेंट्रल में हो, तो यह क्या हुआ? केंद्रीकरण। लेकिन जब केंद्र से बाहर की तरफ हो सारा ध्यान, सारा एफर्ट, तो इसे विकेंद्रीकरण कहेंगे। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे के गठन की बात कही गई, किनके द्वारा? GV.K. राव समिति की सिफारिश में। इसमें कहा गया कि पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा सबसे अच्छा है, ठीक है, और इसे रखा जाए। उसके बाद अंतिम आता है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की बात करते हैं अगर, 1986 में इस समिति का गठन किया गया। राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय, ठीक है, और लक्ष्मीमल सिंघल की अध्यक्षता में इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही और त्रिस्तरीय पंचायत की इन्होंने भी बात की, ठीक है। तो इनमें भी ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये क्या चीज़ है, कौन सी बला है, देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 1992 में तत्कालीन उसमें प्रधानमंत्री जो थे वो आपके PV नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है, PV नरसिम्हा राव। विधेयक संसद में पारित हो गया। अप्रैल 1993 के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया। चूंकि 24 अप्रैल 1993 पूछा जाता है प्रश्न बहुत बार, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जान लीजिएगा, एक फैक्ट है, ये भी पूछा जाता है सामान्यतः। और उसके बाद इसके तहत क्या किया गया, जो पंचायती राज था, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी, उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके लिए संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। उसके बाद 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। क्या किया गया? भाग 9 11वीं अनुसूची, अनुच्छेद 243 से 243 अण तक, मतलब क, ख, ग, घ, ये उपभाग बनाए गए, ठीक है, और इन तक पढ़ते पढ़ते आप अण तक जाइए, वहाँ तक भाग बनाए गए। और अंग्रेजी में अगर आप पढ़ें, ये भी पाठ याद रखिएगा, वहाँ देखने में काम आएगा। 243 से 243 ओ तक,
ठीक है, पंचायती राज की बात की गई, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित चर्चा की गई। इसमें 29 विषय शामिल किए गए। अब ये क्या था, मतलब 29 ऐसे विषय थे, उनको दिया गया 243(6) में, 243(6) में 29 ऐसे विषयों की चर्चा की गई जिन पर जो पंचायतें हैं वे कानून बना सकती हैं, उन पर टैक्स वसूल सकती हैं, बहुत सारी और चीज़ें दी गई। उनमें जो प्रमुख हैं सुन लीजिए, कृषि है, भूमि विकास है, सड़कें हैं और गरीबी उन्मूलन है, शिक्षा है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा है, पुस्तकालय की बात की जाती है, महिला और बाल विकास की बात की जाती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात की जाती है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद देखते हैं 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख उपबंध, इसमें क्या क्या किए गए थे। जैसे इसमें किया गया पंचायत, इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसी संस्था शामिल है जिसमें 243 ख के तहत स्थानीय स्वशासन के लिए गठित किया जाता है, चाहे नाम भिन्न हो। जैसे ग्राम सभा, 243 क में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। ठीक है, तो ये ग्राम सभा की चर्चा करती है। ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय न होकर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांव का समूह है, जिसके अंतर्गत वे सभी सदस्य आ जाते हैं जो वहां की मतदाता सूची में शामिल हैं, अर्थात जो भी व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरी करता है। गठन की बात करें तो राज्यों की जनसंख्या यदि 20 लाख से अधिक होगी तो पंचायतों के 3 स्तर कार्य करेंगे। जैसे इससे अगर कम होगी तो 2 स्तर पे काम करेंगे। ठीक है, 20 लाख से अधिक है 3 स्तर पे, 2, और 20 लाख से कम है तो 2 स्तर पे, और 20 लाख से अधिक है 3 स्तर पे। ठीक है, अब यही एक बात कर लेते हैं कि जब ये होता है, गठन होता है, उसके बाद जब इनके सदस्यों का चुनाव वगैरह किया जाता है तो उसके लिए इन्हें धन कहाँ से मिलेगा, इनका चुनाव कौन कराएगा, तो इन सब संबंधों की चर्चा करने के लिए, इन सब समस्याओं के समाधान के लिए राज्य में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। 243(I), 243(I) में ये चर्चा की गई है स्टेट फाइनेंस कमीशन की, राज्य वित्त आयोग। इसमें क्या बात की गई है, 243(j) में राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके गठन को प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य बनाया गया है। ठीक है, और राज्यपाल जो स्टेट का गवर्नर होगा प्रत्येक 5 वर्ष पर, जैसा केंद्र में है, राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति दी गई है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य होगा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, यानी कि देखना कि उन्हें कितने पैसों की जरूरत है, राज्य के द्वारा कितना दिया जाता है, जितना दिया जाता है क्या वो पर्याप्त है। इन सब की चर्चा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पंचायतों का लेखा परीक्षा 243(E) या 243(G) की बात की जा रही है। इसमें क्या है, पंचायतों के लेखाओं से संबंधित प्रावधान किए गए। इसका मतलब प्रत्येक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के खातों की देखरेख व लेखाओं की परीक्षा के बारे में उपबंध कर सकेगा, यानी कि उसका कार्य है कि इनके खाते वगैरह की देखरेख करना काम है इसका। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग 243(T) यानी कि 243(K) की बात की जा रही है यहाँ पे। इसमें निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। प्रत्येक राज्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के द्वारा अन्य नियुक्त आयुक्त होंगे। तो पहली बात तो ये पता चली कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर करेगा राज्यपाल के द्वारा, और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा इन्हीं की सलाह पर। ठीक है, राज्यपाल को अधिकार होगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा पदावधि का निर्धारण करे। किसको होगा, गवर्नर को पावर होगी। ठीक है, और ये नियम राज्य विधानमंडल के अधीन विधि द्वारा हों। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग को उसी रीति के आधार पर हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो बड़ा स्ट्रांग प्रोविजन किया गया है इसके लिए। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के सभी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने, पंचायतों के सभी चुनाव के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसी में एक बात आती है कि इसमें कुछ अनिवार्य उपबंध किए गए हैं, यानी कि 73वां संविधान संशोधन जब किया गया तो कुछ अनिवार्य उपबंध किए गए और कुछ जो है क्या किए गए, कुछ विवेकाधीन उपबंध किए गए। ठीक है, तो कुछ जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं और कुछ आर्बिट्रेरी प्रोविजन है। तो इसमें अब देखना है कि कौन से विवेकाधीन है और कौन से अनिवार्य है। तो अनिवार्य की बात करते हैं, अगर ग्राम सभा का गठन करना अनिवार्य है।
ठीक है। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव अनिवार्य है और सभी स्तरों पर महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की बाध्यता है। ठीक है। 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल अथवा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर ही पुनः चुनाव की बाध्यता है। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बाध्यता है। हर 5वें वर्ष वित्त आयोग के गठन की बाध्यता है और चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष उम्र होना अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य शर्तें हुई। अब इसी में विवेकाधीन प्रोविजन भी हैं कुछ। वे क्या हैं? वे हैं विधायकों सांसदों को मध्यवर्ती जिला स्तर की पंचायतों की सदस्यता देने अथवा न देने की शक्ति है। ठीक है। महिलाओं की 1/3 यानी कि 1/3 आरक्षण देना या न देना विवेकाधीन है, ये कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ प्रावधान किए गए हैं इसमें। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो आपका आता है पेशा अधिनियम एक आता है। तो ये पेशा अधिनियम है क्या? ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि पूछा जाता है सामान्यतः। तो भूरिया समिति की सिफारिश की गई थी। एक भूरिया समिति का गठन किया गया था और भूरिया समिति की सिफारिश को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेशा का फुल फॉर्म होता था कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। भूरिया समिति की सिफारिश पर अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिए कानून को ठीक माना गया। ठीक है, केंद्रीय कानून को ठीक है। इनका उद्देश्य था मुख्यतः केंद्रीय कानून के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों को निर्दिष्ट करना तथा जिसका उल्लंघन राज्य न कर पाए। ठीक है। पेशा अधिनियम का विस्तार 8 राज्यों तक हुआ। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते थे, जो वर्तमान में राज्यों की संख्या 10 है, यानी कि वर्तमान में 10 राज्य पेशा के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत सारी शक्तियां होती हैं, जैसे स्थानीय स्वशासन को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, विस्थापित शक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार, और जो है इसके अलावा मादक द्रव्यों की बिक्री खपत को विनियमित करने का अधिकार, लघु वनोपजों का स्वामित्व, ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंधन, भूमि का हस्तांतरण को रोकना, हस्तांतरित भूमि की बहाली, ये सब इनके जो है अनिवार्य जो शक्तियाँ दी गई हैं पेशा अधिनियम के तहत। अब इसका महत्व देख लेते हैं, क्या है पेशा का इंपॉर्टेंस ऑफ पेशा एक्ट। पेशा आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना को कम करेगा। पेशा की वजह से क्या होगा? आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना नहीं आएगी। सार्वजनिक आबादी में गरीबी और पलायन कम होगा। ठीक है, जो गरीबी और पलायन है वो कम हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों में नियंत्रण प्रबंधन से आजीविका में सुधार होगा। भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगेगी। ये सारी चीजें पेशा से लाभ होने वाले हैं। अब अगला देखते हैं नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन क्या है भाई? तो इसमें क्या है, इसका भी इतिहास देखते हैं। तो नगरीय प्रशासन में मेगास्थनीज द्वारा विवरण प्राप्त होता है। सब सोचिए, मेगास्थनीज की बुक। मेगास्थनीज की बुक कौन सी थी? क्या नाम था? इंडिका। ठीक है, इंडिका में इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है। आधुनिक नगरीय स्वशासन की शुरुआत 1687-88 में अंग्रेजों द्वारा मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई। ठीक है, तो सबसे प्राचीन जो नगर निगम होगा उस हिसाब से मद्रास नगर निगम है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई और वहीं इस तरह की शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। 1892 में रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन संबंधी घोषणा प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत हॉब हाउस की अध्यक्षता में, किसकी? हॉब हाउस, यहाँ लिख देता हूँ आप समझ लीजिए, हॉब हाउस, इसकी अध्यक्षता में, ठीक है, हॉब हाउस की अध्यक्षता में और साथ में एक रॉयल आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? रॉयल आयोग का गठन किया गया। रॉयल, ठीक है, रॉयल आयोग का गठन किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में शामिल किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन के विषय को सूची का विषय बनाया गया। किसका? इस सूची का, स्थानीय। रिपन को भारत में स्वशासन का जनक कहा जाता है। पंचायतों के संबंध में कुछ और भी स्थितियां हैं, जैसे यहाँ नगर निगम की बात हम कर रहे हैं। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और किस अनुच्छेद की बात की गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 243 त से 243 छ, यानी कि इंग्लिश में 243 पी से लेके 243 जेड जी तक की बात की गई। जेड जी तक की यहाँ पे चर्चा मिलती है। उसके बाद क्या किया गया कि यहाँ पे नगर पालिकाओं का भी गठन की व्यवस्था की गई। पंचायती व्यवस्था का पहले मूल उद्देश्य थोड़ा समझ लेते हैं, क्या है मूल उद्देश्य इनका। तो अगर मूल उद्देश्य, अरे यार तो हाँ, तो देखिए इसका मूल उद्देश्य क्या है, जो वही चीज़ें जो पंचायती राज के बारे में है, यानी कि
नगरीय स्तर पे शासन व्यवस्था के दूसरे स्तर पर बेहतरीन शासन व्यवस्था स्थापित करना, लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देना, जैसा कि हम पहले ही पढ़े थे, लोगों की सहभागिता को गवर्नमेंट में बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागी होंगे तो अच्छा लोकतंत्र बनेगा। और विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस क्रम में आगे बढ़ा गया। तो नगरीय स्वशासन के लिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-1993 से प्रभावी हुआ है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 243 त से 243 य छ तक इसका जिक्र किया गया। अब यह 6 आप ना बोलें तो 243 या 243 पी से लेकर 243 ZG तक की बात कर सकते हैं। इसमें इस प्रकार की सारी व्यवस्था की गई और 18 विषय शामिल किए गए, जिस पर नगर निकाय जो है, जो नगरीय शासन है, वो कानून बना सकती, टैक्स वसूल सकती है। वे 18 कर्तव्य निर्धारित किए गए थे इसके। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सदस्यता की अगर बात करें तो सदस्यता की अगर बात करते हैं तो किसी विधि के अंतर्गत फिर भी किसी व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु की शर्त पर निर्हर घोषित नहीं किया जा सकेगा यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। इसके बाद निर्हरता संबंधी सारे विवाद राज्य विधान द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे, यानी कि 21 साल की उम्र अनिवार्य है। अब बात करते हैं इनके लिए चुनाव। तो राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग ही नगर पालिकाओं के लिए भी चुनाव की व्यवस्था कराता है। ठीक है, जो राज्य चुनाव आयोग होगा वही इनका भी कराएगा। इसके अलावा क्या देखते हैं कि जैसे इसमें कुछ खास चीज़ें हैं। विवेकाधीन उपबंध, अनिवार्य उपबंध में मैंने बता दिया। जैसे अनिवार्य उपबंध के अंतर्गत 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं का गठन अनिवार्य है। 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। ठीक, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बाध्यता की गई है। वही चीज़ें विवेकाधीन में है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। विभिन्न कार्यों को सौंप देने अथवा न देने की शक्ति की बात यहाँ की गई है। नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति करने की शक्ति। अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण अथवा न देने की व्यवस्था। महिलाओं को 1/3 आरक्षण तथा उसके अधिक तय करने की शक्ति। जनजाति तथा महिलाओं के आरक्षण की रीत तय करने की शक्ति। ये सब बात की गई। तो हमने अनिवार्य और विवेकाधीन शक्तियों के बारे में चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न विभिन्न कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको यहाँ पे चर्चा करना जरूरी है, काफी लाभप्रद होने वाले हैं। तो पहला है, पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? विकास में जनभागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो विकल्प डी सही, ए और सी, विकास में जनभागीदारी और लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। निम्नलिखित में कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? कौन करता है? चलिए बताइए। राज्य का मुख्यमंत्री? बिल्कुल नहीं। राज्य वित्त मंत्री? बिल्कुल नहीं। राज्यपाल? हाँ, ऑप्शन सही है, राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। अभी चंद सेकंड पहले हमने चित्र देखा। उसके बाद देखते हैं अगला। वर्ष 1882 में प्रस्ताव पारित किया जिसमें स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। यह प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। तो यहाँ पर किसका जिक्र आता है? तो यहाँ पर जिक्र आता है रिपन का। ठीक है, रिपन को क्या बोला जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे 4 प्रश्न रहे और स्थानीय स्वशासन से संबंधित लगभग सभी प्रश्न इसमें कवर कर लिए गए। इससे बाहर सामान्यतः कभी आज तक पूछा नहीं गया है आपके राज्य लोक सेवा आयोग तक की परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।